Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, in this session I will discuss ideal and non-ideal solution. लास्ट सेशन में मैंने आपको हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ बताया है, तो इस सेशन में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे। तो ये सोल्यूशन का ही एक टॉपिक है, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले आइडियल सोल्यूशन देखते हैं, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए बेसिकली राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम सोल्यूशन को डिसाइड करते हैं। राउल्ट्स लॉ के सोल्यूशन में आपने देखा था कि इट इज़ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन और लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को एवरी कंडीशन पे फॉलो करता है। मींस क्या है इसका मतलब ये है कि अ सोल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस या एट ऑल द फिजिकल कंडीशंस इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। तो बेसिकली आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है, इसको अगर मैं आपको ग्राफिकल वे में समझाऊं तो इजी गोइंग एक चीज समझिए, दिस इज नॉट अ जीरो, सॉरी, ओके। तो लेट अस एज्यूम अ सॉल्वेंट और अ लिक्विड ए। मैंने एक लिक्विड ए एज्यूम किया है, ठीक है। अब दिस इज द साइकोलॉजिकल वे, यही साइकोलॉजिकल वे है जिससे मैं समझूंगा कि एक्चुअल में आइडियल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ये ए है, ठीक है। तो ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, ओके। अब ए का वेपर प्रेशर है, अपना एक वेपर प्रेशर है। अगर मैंने इसमें बी भी इंसर्ट कर दिया, लेट अस इंसर्ट बी इन इट, मैं इसमें बी भी ऐड कर रहा हूं, तो अगर बी इसमें ऐड हुआ और वो वोलाटाइल है तो बी का भी वेपर यहां फॉर्म हो जाएगा। अब क्या है कि ए का अगर मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए हो और बी का मोल फ्रैक्शन अगर एक्स बी हो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दोनों के डिफरेंट होंगे। एक्स ए का मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए मैं इस ग्राफ पे ए का मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द पी ए, यानी कि वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आई एम डिस्क्राइबिंग हियर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, अगर एक्स ए जीरो मीन्स ए हो ही ना, ठीक है, ए नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ए का वेपर प्रेशर जीरो है। एक्स ए जीरो, देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए जीरो। नाउ अगर ए इंक्रीज करते हैं तो ए का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। नाउ दिस इज द रेगुलर ट्रेंड, ये रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, अगर ए को आप इंक्रीज करेंगे तो इट इज अ वेरी, ये बड़ी इजी गोइंग सी बात है, समझने वाली बात है। सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो इफ यू विल इंक्रीज ए, अगर एक्स ए आप इंक्रीज करेंगे तो एक्स बी अपने आप डिक्रीज होगा। मीन्स जाहिर सी बात है कि जब आप लेफ्ट टू राइट इस ग्राफ पे जाते हैं तो बी डिक्रीज होता है, ठीक है। बी डिक्रीज होता है मीन्स मैं राइट टू लेफ्ट एक्स बी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग पी बी, इस पे पी बी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए ये लीनियरिटी के साथ इस पॉइंट पे पहुंचा जहां पे बी जीरो है। अगर बी जीरो है मींस इस टाइम पे ये जो प्रेशर है ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है ए का, पी नॉट ए है, ठीक है। अब मैं रिवर्स केस को देखता हूं। रिवर्स केस मींस बी अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये जो प्रेशर है ये पी नॉट बी के इक्वल है। अब यहाँ पे पी ए रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इस प्रेशर, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये पी नॉट बी है एंड दिस वैल्यू इज पी नॉट ए। अब समझिए अगर ए को मैं इंक्रीज करता हूँ तो ए इस लाइन पे इंक्रीज होता है और बी को इंक्रीज करता हूँ तो बी इस लाइन पे इंक्रीज होता है। लेकिन जब मैं टोटल प्रेशर की बात करूँगा तो वो टोटल प्रेशर इस लाइन पे होगा। क्यों, इस बात को समझिए। आपने अमाउंट कोई सा भी लिया हो, जब आपने केवल बी लिया हो तो प्रेशर यहां पे होगा, और जब केवल ए लिया हो तो प्रेशर यहां पे होगा, ठीक है। अब जब आपने केवल बी लिया है, प्रेशर यहां पे है। अगर आप ए इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर
इस लाइन पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि A की जो टेंडेंसी है प्रेशर यानी कि इवेपोरेट होने की वो B से अच्छी है। अगर मैंने केवल A लिया और B ऐड करना स्टार्ट किया तो वेपर प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि B की जो टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की वो A से कम है, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, ये एक ग्राफ है जो एक्चुअल टेंडेंसी को बताता है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए का मतलब ये है कि A और B मिक्स होने के बाद भी उसी तरीके से वर्क करें जिस तरीके से वो पहले वर्क करते थे। मींस A और B आपस में मिक्स होने के बाद A और B के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, मैंने कहा था कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो जो A और A के बिटवीन या B और B के बिटवीन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन था, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस थे, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो। A और B के बीच का जो एडहेसिव फोर्स हो वो A और B के बीच के कोहेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, ठीक है। ये एक बात बड़े इजी गोइंग आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। अच्छा, तभी वेपर प्रेशर उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा जिस अकॉर्डिंग जब वो प्योर थे तो चेंज होता था। बात ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इस लीनियरिटी को फॉलो करता है, और अगर इस लीनियरिटी को कोई सा भी सोल्यूशन फॉलो करता है एट ऑल द टेम्परेचर्स, एट ऑल द फिजिकल कंडीशंस, तो उसको मैं आइडियल सोल्यूशन कहूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? सिंपल डेफिनेशन, आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल द फिजिकल कंडीशंस, ओके। तो मुझे लगता है आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन होने की कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस पे कोई सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अब इसको समझिए, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस इक्विवेलेंट होने चाहिए एडहेसिव फोर्सेस के, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस इक्विवेलेंट होंगे तभी ये पार्टिकल्स उसी अकॉर्डिंग इवेपोरेट होंगे जिस अकॉर्डिंग पहले अपने अपने नॉर्मल कंडीशंस में यानी कि प्योर कंडीशंस में इवेपोरेट होते थे। तो ग्राफ इस लाइन पे, तो मुझे प्रेशर इस लाइन पे मिलेगा, ठीक है। अब अगली बात है, अगर मैं दो चीज़ों को मिक्स करता हूँ, A एंड B, दो चीज़ों को मिक्स करता हूँ, तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने इसको 1 लीटर लिया एंड B 500 ml लिया, तो मेरा जो रिजल्टेंट मिक्सचर होना चाहिए वो 1.5 लीटर का होना चाहिए। बट ये हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको वाकई एक्सपेरिमेंट से समझना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं। आप 1 ग्लास वाटर एकदम मेजरमेंट करके लीजिए, उसको एक जग में डालिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डालिए या 3 चम्मच चीनी डालिए, उसको प्रॉपरली स्टिल करके उसको एकदम से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अगेन मग से उस वाटर को आप ग्लास में ले लीजिए। आपको ग्लास में वाटर उतना ही मिलेगा जितना प्योर फॉर्म में था। क्या हुआ? वो जो शुगर मैंने डाला था उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा डेफिनेटली, बट उस शुगर का वॉल्यूम इफेक्ट में नहीं आया। आपका जो डेल्टा V हुआ यानी कि मिक्सिंग के बाद जो चेंज हो गया, टोटल 1.5 बनना चाहिए था लेकिन वो 1.5 बना नहीं, वो 1 रह गया। इसको मैं कहूँगा कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, मैं 1 लीटर और 500 ml की दो चीज़ें ली, दोनों को मिक्स किया तो पता चला जो मिक्सचर हुआ वो 2 लीटर का बन गया। ये 2 लीटर का क्यों बन रहा है? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम है, वो AA यानी कि कोहेसिव फोर्सेस से कम है, एडहेसिव फोर्सेस बहुत कम है। जब कोहेसिव फोर्सेस से एडहेसिव फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगी तो एडहेसिव फोर्सेस का घटने का मतलब है पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो पार्टिकल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई डेल्टा V मिक्स इज पॉजिटिव। और कभी ऐसा होगा जब कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस के इक्वल होगा, देन क्या होगा? डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसा कोहेसिव फोर्स था वैसा ही एडहेसिव फोर्स था। तो देखिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये बात बड़े इजीली समझ में आएगी, ठीक है। नाउ अब डेल्टा V मिक्स के बाद एक और कंडीशन आती है, चेंज ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग।
इसके केस में क्या है, डेल्टा एच यानी कि हीट कंटेंट में जो चेंज है, अगर हीट कंटेंट बढ़ गया तो मीन्स पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स की एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली रैंडमाइजेशन ऑफ द मोशन बढ़ जाएगा और फिर पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे और फिर पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे सरफेस पार्टिकल्स को, देन सरफेस पार्टिकल्स का इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच हीट कंटेंट में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, हीट कंटेंट में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी कोई सा भी मिक्सचर या कोई सा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, यानी कि वो राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर पाएगा। अब देखिए मेरे पास कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस के इक्विवेलेंट डेल्टा वी मिक्स 0 और डेल्टा एच मिक्स भी 0 होना चाहिए, ठीक है। मैंने दो कंडीशंस और बताई, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव की, ठीक है। दो कंडीशन फोर्सेस को लेके भी बताई। एक कंडीशन ये है कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो, एडहेसिव फोर्सेस कम हो। दूसरी कंडीशन ये है एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाए। इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस कर लिया, उन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, कैसे वो समझिए। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। और ये ग्राफ बनाना सीख लीजिए, ये ग्राफ मैंने बड़े इजी गोइंग में समझाया आपको, ये मेरा डन हो गया आइडियल सोल्यूशन। अब इसके बाद बात आती है नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो जब भी बात नॉन आइडियल सोल्यूशन की आती है, मीन्स वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता मतलब इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस में डिफरेंस आ जाता है, लार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो होगा क्या, पार्टिकल्स ए और बी के जब अलग अलग थे, यानी कि प्योर कंडीशन में थे, तो उस कंडीशन में उनके बीच कोहेसिव फोर्सेस लग रहा था। उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग वो अपने एक रेगुलर वे में इवेपोरेट हो रहे थे, क्योंकि फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा इवेपोरेशन उतना कम होगा। ये बात इजी गोइंग समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैंने मिक्स किया ए और बी को और एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गए, अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गए तो मींस पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इवेपोरेशन घट जाएगा। इवेपोरेशन घट जाएगा मींस जो वेपर प्रेशर रेगुलर वे में ट्रेंड कर रहा था, वो वेपर प्रेशर इवेपोरेशन घटने की वजह से यहाँ पे वेपर्स का अमाउंट कम हो जाएगा, और जब वेपर्स का अमाउंट कम हो जाएगा तो वेपर का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। मींस ये है, अगर एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से अल्टर कर जाएगा। अगर एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं देन, ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस के इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मींस अब ये क्या हो रहा है, ये आइडियल सोल्यूशन जो था उसके बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। मींस ये है राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक निगेटिव डेविएशन शो करने वाला और दूसरा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अब समझते हैं इसको। अगर एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मैंने पहले भी समझाया, एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं। अगर पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं तो मींस वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया मींस डेल्टा वी मिक्स बिकम्स नेगेटिव, मींस डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव हो गया। अब देखिए एक बात को समझिए, मैंने कहा कि पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होंगे एडहेसिव फोर्सेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे। पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होने का मतलब है कि पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है, मींस उनका हीट कंटेंट कम हो गया है फाइनली मिक्स होने के बाद। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच मिक्स विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया निगेटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस और ये ग्राफ, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बेसिकली क्या है, ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये दो टाइप का होता है, एक निगेटिव डेविएशन वाला और एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगे, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स भी नेगेटिव होगा,
ओके अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, देखिए बेसिकली मेरा जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो है फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने क्या कहा कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हों, एडहेसिव फोर्सेस कम हो जाएं। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा थे, मींस जब वो प्योर कंडीशन में थे तो उनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, लेकिन जब ए और बी को मिक्स कर दिया तो इनके पार्टिकल्स के बिटवीन का जो अट्रैक्शन हुआ वो कम हो गया। और अगर पार्टिकल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन कम हो गया तो मतलब है कि पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे। पार्टिकल्स के ज्यादा इवेपोरेट करने का मतलब है ग्राफ अगेन चेंज हो जाएगा। और किस तरीके से अब ये प्रेशर चेंज होगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होने का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओ सॉरी, ओके वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ गया मींस एडहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होते ही डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ही इजी गोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी से आप इसको समझ सकते हैं। केवल एक की कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से ये दो कॉन्सेप्ट्स भी आपको डेवलप कर लेने हैं। इजी गोइंग मुझे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आ गया। तो इसी के साथ मुझे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के साथ में ही, वो है एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स को भी समझते चलिए, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। इनको मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कह सकता हूँ, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब इसका जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, आपको एटलीस्ट इतना याद रखना पड़ेगा कि इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं, वो यहीं से है। ठीक है, ये है क्या, इन एक्चुअल एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये मिक्सचर लिक्विड है, ठीक है। ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो सिंपल डिस्टिलेशन से कंपोजिशन चेंज नहीं देता अपना, मींस ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन से कंपोजिशन चेंज नहीं किया जा सकता, उसको मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहता हूँ। अब होता क्या है, थ्रू आउट द डिस्टिलेशन वेपर में जो कंपोजिशन ए और बी, मान लीजिए दो लिक्विड्स मैंने लिए हैं, पहले था बिना बॉयल हुए, वो बाद में भी ए और बी का कंपोजिशन वैसा ही रहता है बॉयल होने के बाद। दैट्स वाई ए और बी को हम इसका कंपोजिशन चेंज नहीं कर पाते मिक्सचर में। अब प्रॉपर डेफिनेशन में इसके लिए क्या बताऊंगा, इसके लिए अगर मुझे प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है तो लिखना है अ लिक्विड मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन थ्रू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के ड्यूरेशन में बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहे और कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहे, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं। ये एजियोट्रॉप्स दो टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आपसे यहाँ से बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं। तो देखिए, इसको मैंने कहा कि आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के साथ ही पढ़ना है। क्यों कहा, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो दो टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब है जो बॉइलिंग है वो बहुत जल्दी अटेन हो जाएगी। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब है बॉइलिंग बहुत जल्दी अटेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद हो तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा देन नीचे प्रेशर लगाना बंद कर देगा, देन बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उतनी जल्दी इक्वल हो जाएगा जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। ठीक है, तो मतलब बहुत कम टाइम लगेगा बॉयल होने में। तो मिनिमम बॉइलिंग के लिए आपको याद रखना है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है
वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाता है और नेगेटिव डेविएशन का जो आइडियल सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप फॉर्म करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये एज़ोट्रॉप्स भी समझ में आ गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, ये बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।